जियोमॉर्फोलॉजी के स्टार्ट करने से पहले जो जोग्राफर्स थे उनको ये पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द ओरिजिन ऑफ द अर्थ का जो है पूरा इवोल्यूशन जो है वो क्रिएट कैसे हुई। अब अर्थ का जो क्रिएशन है वो कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। जिस प्रोसेस की वजह से पूरा यूनिवर्स डेवलप हुआ, जिस प्रोसेस की वजह से पूरा सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, उसी प्रोसेस का एक पार्ट है जिसमें अर्थ जो है वो डेवलप हुई। उसके लिए काफी सारी थियरीज है, लेकिन हम जो है एक इम्पॉर्टेंट थियरी के बारे में पढ़ते हैं, वो है नेबुलर थियरी ऑफ लाप्लास। उसका ये मानना था कि अर्थ जो है या फिर एक पहले एक नेबुलस था, यानी कि क्लाउड था बहुत बड़ा, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक क्लाउड था, और वो जो क्लाउड था वो काफी स्पीड से रोटेट कर रहा था, और इतनी स्पीड के रोटेशन की वजह से उसमें जो है एनर्जी जो थी हाइड्रोजन हीलियम की, वो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, वो एनर्जी की वजह से रेडिएशन हुआ, और रेडिएशन होने की वजह से जो है हीट लॉस होता है, उसके जो सरफेस था वहां पे हीट लॉस होता गया, और जब भी हीट लॉस होता है वो कूल होता गया पूरा क्लाउड। जैसे कूल होता है रोटेशन में वो कंट्रैक्ट कंप्रेस भी होता गया, और धीरे धीरे जो है वो पूरा गैस था वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब भी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उससे पहले जब वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा था, तब उसकी इक्वेटर में से एक रिंग अलग हो गई, और उस रिंग के 9 पार्ट्स हुए, और फिर वो 9 पार्ट्स जो गैसियस फॉर्म में थे वो रोटेट होते गए, कंप्रेस ठंडे होते गए, सॉलिडिफाई होते गए, और 9 प्लैनेट्स बने। दिस इज व्हाट लाप्लास इज। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में जानना, वो लाप्लास की थियरी के ये पार्ट जिसमें लाप्लास ने ये कहा कि जब भी जो अर्थ का जो पूरा गैसियस फॉर्म था, वो अर्थ जब घूम रही थी बहुत ही फास्टेस्ट स्पेस में, वो जो रोटेट कर रही थी और कंप्रेस हो रही थी, तब जो क्या हुआ कि अर्थ के जो इंटीरियर जो भी एलिमेंट रहे होंगे उसमें जो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट थे वो उसके कोर में इकट्ठे होते गए, और जो भी लाइटर एलिमेंट्स है वो बाहर सरफेस पर आते गए। ये बहुत ही जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर कोई भी रोटेटिंग जो मटेरियल होता है या कोई बॉडी होती है, उसका ये प्रॉपर्टीज रहती है कि जब भी वो घूमती है तो उसके जो हैवीएस्ट एलिमेंट है वो उसके कोर में आ जाता है। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप किसी बकेट में पानी लीजिए और वहां पे इसके अंदर आप अगर सैंड या रेती डाल दीजिए और फिर उसको घुमाए जोर से, तो जो रेती होती है जो हैवी होती है उसके सेंटर पर आ जाएगी, राइट। तो ये रोटेटिंग बॉडी की प्रॉपर्टी है कि कोर में जो उसके हैवीएस्ट एलिमेंट होंगे और उसके सरफेस में जाएंगे वो उसके लाइटर एलिमेंट्स है, यानी कि सरफेस से अगर हम कोर तक जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती ही जाएगी। आप इसके बेसिस पे ज्योग्राफी में कुछ स्टडी हुई, इससे पहले हुई डेंसिटी स्टडी। इस थियरी के बेसिस पे ज्योग्राफर्स ने देखा कि जो अर्थ की सरफेस की जो डेंसिटी है वो अराउंड 2 to 2.5 है, लेकिन अर्थ की जो ओवरऑल डेंसिटी है वो 5 है। इसका मतलब यह है कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो है वहां पे ज्यादा हैवियर एलिमेंट्स है सरफेस के कंपेयर में। तो ये एक थियरी के सपोर्ट में एविडेंस मिला। फिर जो है टेम्परेचर स्टडी की गई। हमें ये जानते हैं कि जैसे ही अर्थ के डेप्थ में जाते हैं वहां का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, राइट। अर्थ जिस गैसियस फॉर्म से ठंडी हुई है उसका सरफेस तो ठंडा हो गया है, लेकिन अर्थ का कोर अभी भी गर्म है, जिससे हम रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं। तो इसकी वजह से जब भी हम अर्थ के डेप्थ में जितने जाते हैं हमें वहां का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। तो राइट, तो इससे भी जो है ये भी एक एविडेंस है सपोर्टिंग टू लाप्लास थियरी। अब ये जो है वो ज्योग्राफर्स को पता चल गया कि चलो जैसे ही हम अंदर जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली अर्थ के इंटीरियर में है क्या, वो कौन से टाइप के रॉक्स है, उनका कंपोजिशन क्या है। तब उन्होंने कुछ एविडेंसेस से ये फाइंड करने का ट्राई किया। उन्होंने क्या किया कि जो भी वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट माइन है उसके रॉक्स लिए वो उन्होंने स्टडी किया कि उनका कंपोजिशन क्या है। फिर जो है हमारे वोल्केनिक रॉक्स है उनका उन्होंने स्टडी किया और जाना कि उनके कंपोजिशन क्या है। लेकिन ये जो एविडेंस थी उनकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि अर्थ पे जितनी भी माइन्स हैं या वोल्केनोज हैं वो अर्थ के सरफेस के 100 किलोमीटर हैं उतने तक ही लिमिटेड है। मतलब 100 किलोमीटर के बियॉन्ड में किस तरह के रॉक्स है वो नहीं पता किया जा सकता। उन्होंने एक इनडायरेक्ट एविडेंसेस ट्राई किए ज्योग्राफर्स ने। उन्होंने क्या किया कि मून से जो सैंपल्स लाए गए हैं, मार्स से लाए गए हैं, मंगल से, वो उन्होंने स्टडी की। कोई मेटियोराइट्स हैं उनके स्टडी की और उनके कॉमन एलिमेंट्स फाइंड किए कि इन सब में अगर ये कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो अर्थ के अंदर भी शायद ये एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन ये भी तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उनमें जो मिल रहा है अर्थ में भी वैसे ही एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। तो फिर अर्थ का जो है इंटीरियर किस प्रकार का है, वहां पे क्या स्ट्रक्चर है।
ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है हमें मिला, उससे पहले मैं एक पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये ज्योग्राफर, उसका नाम है एडवर्ड स्विस। उसने ये जो सारी स्टडीज थी डेंसिटी और टेम्परेचर की, उसके ऊपर उसने एक थियरी बनाया और उसका ये कहना था कि अर्थ का जो कोर है, इंटीरियर पार्ट है, वो निकल और आयरन का बना हुआ है। उसके ऊपर का जो लेयर है, जिसे उसने एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा, वो सीमा यानी सिलिकॉन और मैंगनीज का बना हुआ है। और उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सबसे ऊपर का, वो जो है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एडवर्ड का जो थियरी थी, उसने ये बताया कि सिर्फ अर्थ का जो इंटीरियर टू सरफेस, वो सिर्फ 3 लेयर का है, सियाल, सीमा और कोर। और जो सियाल है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और सीमा जो है वो ओशनिक क्रस्ट है। अब ये काफी सिंपलिस्टिक मॉडल है और आज जो है इसको रिजेक्ट किया गया है। आज भी मैं लेकिन ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आज भी अगर आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो आपको सियाल सीमा का रेफरेंस मिलेगा, लेकिन हमें ये समझना है कि हमें हमारी आंसर शीट में सियाल सीमा का जिक्र नहीं आना चाहिए। दिस इज द आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। लेक्चर के लेटर पोर्शन में हम देखेंगे कि रियल चीज क्या है, वाई एडवर्ड स्विस इज रॉन्ग। अब एडवर्ड स्विस रॉन्ग है तो क्या सच्चाई है? इसके लिए ज्योग्राफर्स ने कुछ इनडायरेक्ट स्टडी की गई और उसके लिए सिस्मिक वेव्स का यूज किया गया। सिस्मिक वेव्स यानी अर्थक्वेक वेव्स, जिससे अर्थक्वेक अर्थ पर आता है। अब ये जो सिस्मिक वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी कि इस वेव्स को पास होने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, या फिर वो सॉलिड हो, गैसियस हो या लिक्विड हो। वो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकते, राइट। तो इस सिस्मिक वेव्स जो है उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो जिस मीडियम से अगर पास हो रहे हैं, अगर कोई मीडियम चेंज हो रहा है तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए उनके बिहेवियर चेंजेस के आधार पर अर्थ के कुछ लेयर्स पाए गए। अब ये जो सिस्मिक वेव्स है उसके 2 इंपॉर्टेंट वेव्स है, वैसे उसके 4 वेव्स है, पी, एस, एल, आर, बट हमारी स्टडी के लिए जो वेव्स की हमें जरूरत है वो है 2 वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। इन दोनों की प्रॉपर्टी है, पी एस जो वेव है वो सिर्फ सॉलिड और गैसियस मीडियम में से पास होता है, वो लिक्विड मीडियम से पास नहीं हो पाएगा। लेकिन जो प्राइमरी वेव है वो तीनों मीडियम से पास हो पाता है, लेकिन सॉलिड मीडियम में वो सबसे फास्टेस्ट होगा, लिक्विड में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, गैसियस में उसकी स्पीड जो है वो लिस्ट हो जाएगी। अर्थ के नॉर्थ पोल में से अगर एस वेव को इस तरह से प्रोपोगेट किया जाए तो एस वेव हर एक लेयर में से इस तरह से पास होता है। वो इस तरह से वेवी इसलिए हो रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ डेंसिटी के चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए वो इस तरह से पास हो रहा है। लेकिन एक ऐसी डेप्थ जिससे 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे एस वेव जो है वो प्रोपोगेट होना बंद कर देता है। यहां से आगे एस वेव हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो पूरा रीजन होगा बियॉन्ड 2900 किलोमीटर्स, ये जो लेयर है वो लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से जो है एस लेयर वो वहां पे पास नहीं हो रहा है। हमें कंफर्म करने के लिए पी वेव्स को भी प्रोपोगेट किया। नॉर्थ पोल से पी वेव को प्रोपोगेट करने पर उसने सेम बिहेवियर दिखा जैसे एस का था, लेकिन बस वही डेप्थ पे 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे उसने डिफ्लेक्ट किया। वो पास हुआ लेकिन उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो लेयर था वो लिक्विड है। और फिर एक ऐसी डेप्थ पे जो है पी जो है वेव है वो यहां से पास हुआ, लेकिन उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी। मतलब ये पूरे रीजन में पास हो रहा था, उससे भी ज्यादा यहाँ पे उसे सबसे ज्यादा उसकी स्पीड थी। फिर से वो रिफ्लेक्ट किया, उसकी स्पीड कम हो गई और फिर यहाँ पे वो जो है उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई। तो हमें इससे ये पता चला कि ये जो लेयर है वो लिक्विड होना चाहिए और ये जो लेयर है वो सॉलिड होना चाहिए। कुछ इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन मिले। ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है, जो ग्रीन कलर का है, और जो ब्लू है वो उसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। जब यहां से पी व एस वेव पास हुए तो ये जो पूरा फर्स्ट लेयर था वहां से पी और एस की काफी अच्छी स्पीड थी, ज्यादा स्पीड थी। उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो लेयर है वो सॉलिड है, ब्रिटल है, और जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके नीचे जो एक लेयर था वहां पे पी और एस की वेलोसिटी कम हो रही है, राइट, लेकिन एस पास हो रहा है। इसका मतलब ये लिक्विड तो नहीं है, लेकिन ये जो एस्थेनोस्फीयर जो लेयर है वो सेमी प्लास्टिक, सेमी मोल्टन है। मतलब एक सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो एक फॉर्म होता है वो उसका मीडियम है एस्थेनोस्फीयर का।
उसके बाद जो है मेंटल में पी और एस दोनों की स्पीड जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब ये था कि एस्थेनोस्फीयर जो है उसके बियॉन्ड जो रॉक्स है वो डेंस है। उसके बाद जो आउटर कोर था वहां पे तो एस पास ही नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए ये जो है हमारा आउटर कोर वो लिक्विड होना चाहिए। और लास्ट में पी की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा हो गई, इसलिए हमें इनर कोर कहते हैं जो सॉलिड है। एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 आप स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ कंपोजिशंस ऑफ अर्थ बताना चाहती हूँ। हमने पढ़ लिया कि लेयर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अर्थ में कौन कौन से जो है मिनरल्स या कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अर्थ एज अ होल में देखेंगे सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो आयरन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम एंड देन एल्यूमिनियम। बट अर्थ के सिर्फ क्रस्ट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम एंड देन पोटेशियम। ये जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन में हमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद ये क्वेश्चन आए कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, और ऑप्शन आए कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो हमें सिलिकॉन और आयरन ज्यादा पहले दिमाग में आएंगे, बट ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा है अर्थ के क्रस्ट में, नॉट इन द गैसियस फॉर्म बट वो और एलिमेंट से केमिकल कंपोजिशन से अगर हमें देखें तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। तो इससे आप असेंडिंग ऑर्डर्स में आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रॉक्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स मिलते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो है इग्नेसियस रॉक, मेटामॉर्फस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स साइकिल। अब अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा होता है, जो वल्केनिज्म से बाहर आता है, वो मैग्मा जो है वो अगर यहां से थोड़ा सा ऊपर अगर अपलिफ्ट करता है और वो ठंडा होता है और पूरा का पूरा मैग्मा अगर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उसके बाद वो जब अपलिफ्ट होके या फिर उसका इरोजन होके वो अगर सरफेस पे एक्सपोज हो जाता है तो उस रॉक को हम इग्नेसियस रॉक कहते हैं, राइट। बिकॉज क्योंकि वो मैग्मा से क्रिएट हुआ होता है इसलिए उसे इग्नेसियस रॉक कहते हैं। अब वही रॉक अगर ऊपर जाने की बजाय, मतलब उसका अपलिफ्टमेंट होने की बजाय अगर और ज्यादा अर्थ के इंटीरियर में चला जाता है तो इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में उसका पूरा जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है और वो बनता है मेटामॉर्फस रॉक। इस तरह मेटामॉर्फस का मीनिंग ये है कि किसी ओरिजिनल फॉर्म में से अगर कोई चेंज फॉर्म मिलता है तो उसे मेटामॉर्फस रॉक कहते हैं। इस तरह से अगर ये मेटामॉर्फस रॉक और इग्नेसियस रॉक दोनों ही अपलिफ्ट होते हैं या उनका इरोजन होता है और एक्सपोज हो जाते हैं, तब क्या होगा कि उनका इरोजन होगा। इरोजन के काफी सारे एजेंट्स हैं, जैसे इरोजन रिवर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है, ग्लेशियर से हो सकता है, राइट। तो इन सभी वेव से भी हो सकता है। तो इन सब इरोजन एजेंट की वजह से क्या होगा कि वो रॉक्स जो है वो पेबल्स, स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर सैंड्स और ग्रैन्यूल्स बन जाएंगी, फिर जो है इस तरह से सैंड का उनका लेयर बनता जाएगा। फिर ये होगा कि सबसे नीचे का जो बॉटम लेयर है सैंड्स का वो काफी वेट महसूस करेगा बिकॉज ऑफ ओवरलाइंग लेयर। तो प्रेशर आता जाएगा बॉटम लेयर पे और इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो जो है वो सॉलिडिफाइड होना चालू हो जाएगा। उसे कंपैक्शन और कंप्रेशन की वजह से वो जो लेयर है वो सॉलिड हो जाएगा और वो जो रॉक्स बनता है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दिस वन, ठीक है। सेडिमेंट्री जो सैंड से बना है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो भी अर्थ के इंटीरियर में उस पोर्शन में पहुंच गया जहां पे ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर है, तो वो भी उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होके एक नया रॉक बन जाएगा जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ये पूरी साइकिल है। कोई भी रॉक्स, कोई भी उसके दूसरा रॉक्स जो है बन सकता है। मेटामॉर्फस रॉक भी मेटामॉर्फस रॉक्स वो फिर से अगर इंटीरियर में जाएगा और फिर सॉलिफाइड होगा तो इग्निशियस रॉक बन सकता है और इग्निशियस रॉक भी फिर से मेटामॉर्फिक बन सकता है। मेटामॉर्फिक जो इस तरह से साइकिल कंप्लीट सेडिमेंट्री बन सकता है। तीनों रॉक्स जो है वो जो है अलग अलग फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो कभी नहीं बदलेगी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ये है, हमें पता है इग्निशियस रॉक जो है वो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बना है। अब व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मैग्मा एंड लावा? जो अर्थ के इंटीरियर में जो मोल्टन मटेरियल है उसे हम मैग्मा कहते हैं। अगर वही मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। सो मैग्मा इज द इंटीरियर वर्ड, लावा जो है वो एक्सटीरियर फॉर्म है।
अब हम देखते हैं कि ये जो है पूरा मैग्मा जो है वो पूरा सॉलिडिफाइड होता है और वही पूरा जो है वो स्टोन में कन्वर्ट होता है, तो इसमें कोई लेयर्स नहीं रहते, राइट? इट डजंट हैव एनी स्ट्राटा और लेयर्स, और बिकॉज द एंटायर लावा इज सॉलिडिफाइड इट इज क्रिस्टलाइन, और वहां पे कोई उस रॉक में से कोई फॉसिल्स नहीं मिलते, फॉसिल्स यानी जीवाश्म। अब इतनी गर्मी, मतलब इतना हॉट लावा जो है उसमें कोई चांस ही नहीं कि कोई फॉसिल सर्वाइव कर पाए, राइट? और इसीलिए अगर ये जो है वो कूल्ड होता है, वो सॉलिडिफाइड होता है, तो उसमें कोई फॉसिल्स एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स ये जो है वो लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल से बनता है, मतलब सैंड जो है उसका कंप्रेशन कंपैक्शन होता है और इसी वजह से ये जो है वो रॉक्स में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसे लिथिफिकेशन कहते हैं। अब ये जो हमने पहले बताया कि कोई भी जो रॉक्स है उनके जो है इरोजन से फिर उनका डिपोजिशन होता है, लेयर्स होते हैं, फिर उनका कंपैक्शन होता है, लिथिफिकेशन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। लेकिन हमने देखा कि वो लेयर बाय लेयर होता है और उनके कंपैरेशन से ही बनता है, इसलिए ये जो रॉक्स होता है हमेशा लेयर्स में होता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन लेयर्स के बीच में कोई लीफ, कोई इंसेक्ट, इस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमें इन लेयर्स के बीच में मिल सकते हैं। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक्स में हैव फॉसिल्स। मेटामॉर्फस रॉक्स, बोथ इग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनमें फॉसिल्स नहीं है, कोई स्ट्रेटिफिकेशन भी नहीं है क्योंकि पूरी केमिकल कंपोजिशन से है वो चेंज हो जाता है, राइट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फस रॉक, कैसे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नेशियस रॉक मेटामॉर्फस में कन्वर्ट होते हैं। ग्रेनाइट जो है वो कन्वर्ट होके जो रॉक बनता है मेटामॉर्फस, उसे नेसिस कहते हैं। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनता है, और क्ले या मडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स में से स्लेट या सिस्ट बनता है। यूपीएससी प्रीलिम 2001 क्वेश्चन, consider the following statements made about sedimentary rocks. 1. Sedimentary rocks are formed at Earth's surface by hydrological system. Formation of sedimentary rocks involves weathering of pre-existing rocks. फर्स्ट का ये मैं ट्रांसलेट करूंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अर्थ के सरफेस में हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम पे बनता है। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यानी मैंने पहले बताया कि इरोजन, रिवर्स से इरोजन होके बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, पहले जो है रॉक्स उसी से वेदर होके बनते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स, उसमें फॉसिल्स हो सकते हैं। फोर्थ, सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन लेयर्स, स्ट्राटा या लेयर्स में अकर होता है। सो द फोर, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ऑलराइट। मैंने पहले ही बताया हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम हो सकती है, वेव एक्शन, ग्लेशियर्स या विंड, ये चार एलिमेंट्स है इरोजन के। चारों एलिमेंट्स जो है वो किसी भी सरफेस को इरोड कर सकता है। प्रीलिम 2001 क्वेश्चन, क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फस फ्रॉम, जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट, ए लाइमस्टोन, बी ऑब्सिडियन, सी सैंडस्टोन या डी सेल। द आंसर इज सी सैंडस्टोन। तो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा, कुछ थियरी पढ़ी और फिर हमने सिस्मिक वेव स्टडीज की और उससे पता चला कौन कौन से लेयर है अर्थ के। फिर डिफरेंट एलिमेंट्स देखे कौन के सबसे ज्यादा मिलते हैं, कौन से कम मिलते हैं। रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा, अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स हैं, 3 टाइप्स के रॉक, इग्नेशियस रॉक्स, मेटामॉर्फस, सेडिमेंट्री रॉक्स, उनकी साइकिल पढ़ी, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अब जो है मैं अर्थ के इंटीरियर में से आपको अर्थ की हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ। अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, अर्थ जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और 4.6 बिलियन ईयर्स जब उसका एवोल्यूशन हुआ और 3.5 बिलियन मतलब 1 बिलियन ईयर के बीच में अर्थ में कोई भी लाइफ नहीं थी। इससे हम प्रेटेरोजोइक एरा कहते हैं। और फिर 3.5 बिलियन टू 2.5 बिलियन ईयर्स के दौरान अर्थ में जो है फर्स्ट लाइफ फॉर्म का जो है इवोल्यूशन हुआ और फिर 2.5 टू 5.5 बिलियन ईयर्स के बीच में फर्स्ट फिश इवॉल्व हुई। ये ज्यादा न्यूमेरिकल्स और पीरियड्स जो है आप याद ना रख पाए, दैट इज ओके, दैट ओनली फॉर बैकग्राउंड में आपको ले रही हूँ। कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा कि ये एरा और ये एरा के बीच में कौन सा एरा है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बट मैं आपको पूरी हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ, दैट इज आई एम गिविंग द बैकग्राउंड। 4.445 मिलियन टू 245 मिलियन के बीच में जो है
उस एरा को कार्बोनिफेरस एरा कहते हैं। और वहां पे इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे वर्ल्ड में आज जितनी भी बड़ी बड़ी और गुड कोल माइंस हैं वो इस एरा में डेवलप हुई है। कोल कैसे डेवलप होता है हम सब जानते हैं कि कोई भी डेंस फॉरेस्ट होता है, अगर वो अर्थ के इंटीरियर में कुछ ऐसी पोजीशन है, ऐसी डेप्थ में वो सबमर्ज होता है, तो वो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में उस डेंस फॉरेस्ट का वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इंडिया में काफी तादाद में कोल मिलता है, लेकिन वो इस एरा में नहीं बना है, उससे लेटेस्ट स्टेज में बना है। इसीलिए इंडिया का जो कोल है वो इतना हाई क्वालिटी कोल नहीं है, जो एंथ्रेसाइट कोल कहते हैं वो इसीलिए नहीं है। जो रशिया में, यूके में, जर्मनी में और यूएसए में जो पाया जाता है कोल, वो जो है दुनिया की सबसे अच्छा कोल, सबसे बड़ी माइंस जो है वो इस कार्बोनिफेरस में डेवलप हुई है। दैट इज उनका कोल जो है हमारे कोल से ज्यादा क्वालिटेटिव है। उसके बाद जो एरा है उसमें रेप्टाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो उसके सब डिवीजन ही ऐसा है, ट्रियासिक, जुरासिक और उसे क्रेटासियस एरा कहते हैं। जुरासिक नाम से पता चल जाता है कि इस एरा के दौरान जो है वो डायनासोर्स जो है वो इवॉल्व हुए और इस एरा के एंड में वो एक्सटिंक्ट भी हो गए। 65 मिलियन ईयर्स अगो बर्ड्स और मम्मल है उनका एवोल्यूशन हुआ और ह्यूमंस जो है वो अर्थ पे 65,000 ईयर्स अगो जो है वो इवॉल्व हुए। हमें पता चल गया कि पहले कौन इवॉल्व हुआ था, पहले फिश, फिर रेप्टाइल्स एंड देन बर्ड्स, मम्मल्स एंड ह्यूमंस। लेकिन अर्थ की हिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अर्थ का जो फेस है वो ही परमानेंट नहीं रहा है। आज जिस पोजीशन पे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, हमेशा से उसी जगह पे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, वो काफी अलग अलग जगहों पे वो जो है वो ड्रिफ्ट कर चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन एरा में ले जाना चाहती हूँ। इस एरा यानी कि प्री कैम्ब्रियन यानी 4.6 बिलियन जब अर्थ की शुरुआत हुई थी और जब क्रिएशन हुआ, उस प्री कैम्ब्रियन एरा में एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे रोडिना कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं उसको, और एक ही जो है ओशन होगा, एक ही बॉडी, वाटर बॉडी थी, राइट। तो ये जो है उसे रोडिना कहते हैं। लेकिन पैलेसोइक एरा में रोडिना जो है वो ब्रेकअप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जो है पार्ट्स हो गए। इंडिया जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे चाइना, नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना। अरे वाह, चाइना कितना दूर है इंडिया से, कितना अच्छा है, नो डिफेंस इश्यूज, ऐसा ही होता। अगेन इन द पेंजिया जो सॉरी मेसोजोइक एरा में, मिड मेसोजोइक एरा अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो, ये जो पूरे जो लैंड मासेस हैं वो फिर से मर्ज हो गए और जो लैंड मास बनता है, जो सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, उसे पेंजिया कहते हैं। और जो सुपर ओशन है, एक वन वाटर बॉडी है, उसे पैंथलासा कहते हैं। बट फिर से उन सबके बीच में बनी नहीं और अगेन दे डिवाइडेड। लेकिन इस डिवीजन में दो पार्ट्स किए गए। नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेशिया कहते हैं, सदर्न पार्ट को गोंडवाना कहते हैं। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना। 165 मिलियन ईयर्स से पहले गोंडवाना में भी ब्रेकअप हो गया। ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट की, फिर साउथर्न अमेरिका और अफ्रीका में से सदर्न अमेरिका जो वेस्टवर्ड मूवमेंट की, इन सब ने नॉर्थवर्ड मूवमेंट की और अंटार्कटिका ने सदर्न मूवमेंट की। इंडिया जो है उसने नॉर्दर्न ईस्टर्न मूवमेंट करके जो है वो इस तरह से यूरेशिया से टकराया और हमारा हिमालय क्रिएट हुआ। लेकिन इस पूरी जर्नी में इंडिया को और भी बहुत कुछ सहना पड़ा। यहाँ पे काफी सारे और भी जियोलॉजिकल इवेंट्स इंडिया में हुई, इसके बारे में हम फिजिकल इंडियन ऑफ ज्योग्राफी में देखेंगे।